नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सामान्य हिंदी का टेस्ट नंबर 9। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने जो 8वां टेस्ट है वो दोस्तों हमने हिंदी वर्णमाला से डाला था, हिंदी वर्णमाला से बनाया था। सभी क्वेश्चंस हिंदी वर्णमाला से हैं, तो आप लोग उसको भी जाके ज़रूर देखिएगा। इससे पहले के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी टेस्ट हैं, ज़रूर लगाइए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट और दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैं ऐसे करा रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग जुड़े रहिए। 37 में से 37 लाने की गारंटी मेरी। ठीक है, बिलीव कीजिए, 37 में से 37 ही क्वेश्चन आपके हिंदी से फंसेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। कल हमने 8वां पार्ट डाला था, वो हिंदी वर्णमाला से था। हिंदी वर्णमाला जो कि आपने अगर वो वीडियो देख लिया तो हिंदी वर्णमाला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, सारी थ्योरी कवर की है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा उसको। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया। दोस्तों हमारा पहला उद्देश्य वर्दी ही वर्दी है। ठीक है दोस्तों, वर्दी इस बार हम लेके रहेंगे, एक सीट अपनी पक्की ज़रूर करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी कीजिए और सभी टेस्ट को लगाइए। दोस्तों टेस्ट के साथ साथ हम थ्योरी भी कवर करते चल रहे हैं, तो इसलिए आप लोग कॉपी और पेंसिल लेके ज़रूर बैठिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की क्लास भी। आप लोग शेयर ज़रूर करना। और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आप 101% 37 में से 37 लेके जाएंगे हिंदी में। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों 11 बजे हमारी जीके की क्लास आती है, उत्तर प्रदेश जीके करा रहा हूँ, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप लोग ज़रूर जुड़िए। 11 बजे की क्लास ज़रूर देखिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। हिंदी व्याकरण का टेस्ट नंबर 9। तो दोस्तों ये है आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। जानने की इच्छा रखने वाला, ये जो दोस्तों वाक्य है, वाक्य के लिए हमें एक शब्द चुनना है दोस्तों। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? विज्ञ, जिज्ञासु, ज्ञानी या फिर ऋषि? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जानने की इच्छा रखने वाला। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिज्ञासु। जिज्ञासु जो लोग होते हैं वो नई नई चीज़ों को जानने की इच्छा रखते हैं, इच्छा करते हैं दोस्तों। ठीक है, उसमें 50 सवाल खड़े कर देंगे। ये पौधा कैसे है, इसकी जड़ कहाँ से निकल रही है, ये पानी कहाँ से लेता है, सांस कहाँ से लेता है ना दोस्तों, फल कैसे बनता है। तो जिज्ञासु लोग होते हैं ऐसे जो कि जानने की इच्छा रखते हैं नई नई चीज़ों की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिज्ञासु। ठीक है दोस्तों, जो जानने की इच्छा रखता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? जिज्ञासु कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिज्ञासु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शोक जो है ये किस रस का स्थायी भाव है? तो दोस्तों शोक जो होता है ये हमारा करुण रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्थायी भाव क्या होता है? जो भाव मूल रूप से, आप लोग नोट कर लीजिए, जो भाव मूल रूप से सदैव हृदय में विद्यमान रहते हैं उन्हें हम दोस्तों स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भाव मूल रूप से सदैव हृदय में विद्यमान रहते हैं उन्हीं को हम स्थायी भाव कहते हैं दोस्तों। दोस्तों बात करें हम स्थायी भावों की, तो स्थायी भाव की जो संख्या है वो दोस्तों 9 है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो शोक का जो स्थायी भाव होगा, शोक रस का जो स्थायी भाव होगा दोस्तों कर्ण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हमसे पूछा है दोस्तों, नहीं है। ठीक है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चारों ऑप्शन में स्त्री के पर्यायवाची दिए गए हैं, आप लोगों को चुनना है नहीं है। कौन सा नहीं है? मार्तंड, कांता, महिला या फिर सुंदरी? बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों थ्योरी भी कवर करते चल रहे हैं, साथ साथ में किसी भी कोई भी नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, वीडियोज पढ़ते रहिए और जो मैं परिभाषाएं बता रहा हूँ उनको नोट डाउन करते चलिए। इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 3, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और दोस्तों थ्योरी भी अगर आप चाहें थ्योरी वीडियो दें तो मैं दोस्तों लेक्चर वीडियो भी दे सकता हूं, मेरे पास नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बना रखा है मैंने। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर स्त्री का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो दोस्तों क्या है? मार्तंड है। ठीक है दोस्तों, मार्तंड, इसको आप याद रखिएगा।
मार्तंड। यहाँ पर कांता महिला और दोस्तों सुंदरी, ये तीनों दोस्तों हमारे स्त्री के पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों मार्तंड जो है ये किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों ये सूर्य का पर्यायवाची है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है राजपुत्र में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था 6 समासों की ट्रिक। अब तक दादा, ठीक है, आप लोग फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, अब तक दादा, इसको आप याद रखिए। यहाँ से आपको 6 समास पूरे याद हो जाएंगे। आ से अव्ययीभाव, बा से बहुब्री, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, दा से द्विंद और दा से दिगु। ये आपके 6 समास आपके कंठस्थ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। अब तक दादा, इसको आप रट लीजिए। ठीक है, तो 6 प्रकार के हमारे समास होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पूछा हमसे राजपुत्र, राजपुत्र में कौन सा समास होगा? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? राजा का पुत्र। ठीक है दोस्तों, राजा का पुत्र हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें का विभक्ति का लोप हो रहा है, का विभक्ति का यूज हो रहा है। तत्पुरुष समास कौन सा होता है? पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो। ठीक है दोस्तों, वही हमारा तत्पुरुष समास होता है। दोस्तों इसमें विभक्ति जो है का लोप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। हमसे पूछा है केवल तत्पुरुष ही, तो तत्पुरुष बताना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष, राजा का पुत्र। ठीक है, कारक कौन सी है दोस्तों? विभक्ति कौन सी है? का विभक्ति का लोप हो रहा है। ठीक है दोस्तों, संबंध का की के है ना, तो संबंध कारक की विभक्ति कौन सी है? का लोप हो रहा है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। दर्शन का तद्भव रूप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दर्शन का तद्भव रूप क्या है? दर्शन, दर्शन, दर्श या फिर दर्शन, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? दर्शन का क्या पूछा है दोस्तों हमसे? तद्भव रूप पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? तद्भव। तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं उनका रूप परिवर्तन करके हम हिंदी में उपयोग करते हैं, वही हमारे तद्भव होते हैं। तत्सम हमारे वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हम डायरेक्ट उनको बिना परिवर्तन किए हिंदी में उपयोग करते हैं, वो हमारे तत्सम होते हैं। तत्सम और तद्भव आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, दर्शन। ठीक है दोस्तों, दर्शन, दर्शन ये हमारा क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा दर्शन का। तो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6। तुलसीदास किसकी काव्य कीर्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तुलसीदास किसकी काव्य कीर्ति है? तुलसीदास की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जयशंकर प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों तुलसीदास जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्य कीर्ति है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु, द्विंद या फिर बहुब्री? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? पंचानन में कौन सा समास है? तो दोस्तों पंचानन में समास होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बहुब्री समास। ठीक है दोस्तों, बहुब्री समास। बहुब्री समास क्या होता है? जिस समास में दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वही हमारे बहुब्री समास होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस समास के दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, दोनों ही पद, लंबोदर में दोनों ही पद दोस्तों प्रधान नहीं है कोई भी, तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं, लंबोदर यानी गणेश जी, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम अगर इसका समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा इसका? पंचानन का 5 हैं, 5 आनन हैं। ठीक है दोस्तों, 5 आनन हैं जिसके, आप इसको याद रखिएगा, 5 आनन हैं जिसके, अर्थात शिव। ठीक है, अर्थात शिव। तो दोस्तों इसमें पूर्व पद 5 और उत्तर पद आनन मिलकर के तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं, शिव की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा। 5 आनन में बहुब्री समास, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8। 3 13 करना का अर्थ है, मुहावरा है दोस्तों हमारा ये। 3 13 करना का अर्थ क्या है? पृथकता की बात करना,
जैसे को तैसा, गुस्सा करना, पूरी तरह फट जाना। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 3 13 करना। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, पृथकता की बात करना। ठीक है, 3 13 मतलब अलग अलग कर देना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, पृथक करने की बात हो रही है, पृथकता की बात करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, पुस्तकीय शब्द में प्रयुक्त उपप्रत्यय है दोस्तों। प्रत्यय पूछा गया है हमसे, पुस्तकीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, किए, ये, ईए या फिर ईए। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर पुस्तकीय में ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ईए प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, कौन सा, ईए प्रत्यय, ईए प्रत्यय। जैसे नगरीय, भारतीय, इन शब्दों में भी हमारा ई प्रत्यय लगा हुआ है। और दोस्तों ये है हमारा तदित प्रत्यय, ये तदित प्रत्यय के अंतर्गत आता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये तदित प्रत्यय है। प्रत्यय कौन से शब्द होते हैं, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पीछे जुड़ करके शब्द का अर्थ चेंज कर देते हैं, उन्हीं को हम प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं, उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर राजकीय में कौन सा प्रत्यय है, तो दोस्तों ईय प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, ईय प्रत्यय हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, मंदिर का पर्यायवाची शब्द है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मंदिर का पर्यायवाची शब्द है देवगृह, परमधाम, निर्वाण या फिर परम पद। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मंदिर का पर्यायवाची पूछा है हमसे, तो दोस्तों मंदिर का जो पर्यायवाची होता है वो होता है दोस्तों देवगृह। ठीक है दोस्तों, देवताओं का घर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 है हमारा, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। हमसे पूछा है नहीं है, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। दोस्तों बात करें हम अष्टछाप की, तो अष्टछाप की जो स्थापना हुई थी वो दोस्तों 1565 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और अष्टछाप की जो स्थापना की वो दोस्तों गोस्वामी विठल नाथ के द्वारा हुई थी। ठीक है, अष्टछाप के कवि कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिए। कुंभन दास नंबर 1, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और दोस्तों चतुर्भुज दास। ये हमारे अष्टछाप के कवि हैं 8। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछा है इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा, रैदास। रैदास जो है ये हमारे अष्टछाप के कवि नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूरदास, कुंभनदास और नंददास ये तीनों हमारे अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोस्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और दोस्तों चतुर्भुज दास। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 है, त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान है। त थ द ध स, बताइए दोस्तों कौन सा उच्चारण स्थान होगा, तालव्य, दंत्य, मूर्धन्य या फिर दंतोष्ट। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, दंत्य। ये सभी हमारे दंत हैं, दांत से बोले जाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ की नोक ऊपरी दांत को स्पर्श करती है उन्हें हम दंत व्यंजन बोलते हैं। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। दंत व्यंजन कौन से होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की जो हमारी नोक होती है आगे वाली, वो दोस्तों ऊपरी दांत को स्पर्श करती है, वही हमारे दंत वर्ण होते हैं। जैसे हम बोलेंगे ना इसको ता ता, तो जीभ की जो हमारी जो जीभ की आगे की नोब है वो कहाँ लग रही है, दांत के ऊपर वाले भाग पर। ठीक है, जड़ में त है ना, तो था द इस तरीके से बोलेंगे तो हमारे दंत वर्ण होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, प्रेम वाटिका किसकी कीर्ति काव्य कीर्ति है दोस्तों। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कीर्ति है, रसखान, नरहरि दास, आलम या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों प्रेम वाटिका जो है ये रसखान की काव्य कीर्ति है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रेम वाटिका इसकी जो रचना होती है वो दोस्तों संमत 1671 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1671 में। इसमें दोस्तों कुल दोहे कितने हैं, 53 दोहे हैं। ठीक है, और भक्ति रस और श्रृंगार रस दोनों की
प्रधानता है इसमें, ये भी आप इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, रसखान की है प्रेम वाटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, सप्त धन ऋषि इससे बनी संधि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सी संधि पूछी गई है हमसे इसमें, दीर्घ, यण, व्यंजन या फिर गुण। बताइए कौन सी संधि हो जाएगी, सप्त धन ऋषि। तो दोस्तों इसमें हमारी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, गुण संधि। ठीक है दोस्तों, ये गुण संधि का उदाहरण है सप्तधन ऋषि। ठीक है, सप्तधन ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, भवानी का पुल्लिंग है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भवानी का पुल्लिंग क्या होगा, भवदेव, भवन, देव या फिर भव। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों भवानी का जो पुल्लिंग होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, भव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, भवानी का पुल्लिंग भव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चा वर्ग, या वर्ग, का या फिर टा वर्ग। बताइए किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों चा वर्ग के जो व्यंजन होते हैं हमारे, वो दोस्तों स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, कै वर्ग के भी स्पर्शी और टे वर्ग के भी, इन तीनों के तो हमारे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या दोस्तों 25 होती है। का से लेकर के माँ तक के सभी वर्ण हमारे स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन पूछा है हमसे, तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यह वर्ग के। यह वर्ग के जितने भी अक्षर होंगे हमारे दोस्तों, वो दोस्तों कैसे होंगे, यह वर्ग के अंतस्थ व्यंजन होंगे। इनकी संख्या दोस्तों 4 होती है। कौन से होते हैं, य, रे, ले, वे। इनको भी आप याद रखिएगा, इनको हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, रोना का सकर्मक रूप क्या होगा। ये क्रिया से है आपका, रोना का सकर्मक रूप क्या होगा, रुलाना, कोई नहीं, रोता या फिर रुला। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, रोना का। तो दोस्तों यहाँ पर रोना का जो सकर्मक रूप होगा वो दोस्तों रुलाना होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, रुलाना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे राम ने मोहन को रुलाया। वाक्य में दोस्तों राम क्या है, राम करता है, कर्ता द्वारा क्या किया जा रहा है, रुलाने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो राम द्वारा रुलाने का कार्य का फल जो है मोहन पे पड़ रहा है। ठीक है, राम ने मोहन को रुलाया। ठीक है दोस्तों, अर्थात यहाँ पर रुलाना जो हो गया सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ है। आवाज़ उठाना, क्रोध करना, चीखना, जोर से चिल्लाना या फिर विरोध करना। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मुहावरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही ईजी होते हैं दोस्तों। मुहावरे आसानी से आप उनका अर्थ निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बोलचाल रोजना के रोज़ की जो भाषा है उसमें यूज़ करते हैं हम इनको, है ना। तो आसानी से आप उनका अर्थ निकाल लेंगे और अच्छा से अच्छा ऑप्शन चूज़ करके मार के आएंगे दोस्तों। ठीक है, आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, क्रोध करना, चीखना, जोर से बोलना या फिर विरोध करना। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, विरोध करना। ठीक है, विरोध करना, आवाज़ उठाने का, आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, विरोध करना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल निःशुल्क और फ्री में। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए वीडियो को सभी ग्रुप्स में। ठीक है, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए व्यूअर, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यहाँ हम 37 में से 37 की तैयारी कर रहे हैं। हिंदी में 37 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से जुड़े रहिए, सभी में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपको 100% कामयाबी ज़रूर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कोई आया है वाक्य में जो दोस्तों कोई जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। बताइए, प्रश्नवाचक है, पुरुषवाचक है या फिर निश्चयवाचक है या फिर अनिश्चयवाचक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। ठीक है दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं।
तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, उन्हीं को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। जैसे कोई आया है, हमें नहीं पता कौन आया है, ठीक है, निश्चित नहीं है। अगर मैं बोलूँ राम आया है तो दोस्तों ये निश्चित हो जाएगा, क्योंकि कौन आया है, राम आया है। और यहाँ पर अगर मैं कह दूँ कोई आया है तो हमें नहीं पता कौन आया है, हम जानते ही नहीं, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, वही रंग का विलोम शब्द है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वही रंग का विलोम शब्द क्या होगा? शौरंग, बहुरंग, सबरंग या फिर अंतरंग? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, अंतरंग। ठीक है, वही रंग का विलोम हो जाएगा अंतरंग, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 21, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वाक्यांशों से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं प्रत्येक चैप्टर को कवर करके चल रहा हूँ। प्रत्येक चैप्टर से आपको थ्योरी भी करा रहा हूँ, प्रत्येक चैप्टर से आपको क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। वर्णमाला हो गया, संधि हो गई, विलोम हो गए, प्रत्यय हो गए, उपसर्ग हो गए, समास हो गए, सभी से आपको देखने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे। पर आपकी सभी परिभाषा को कवर भी कराते चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपकी कीर्ति हो गई, पुस्तक जो होती हैं उनसे लेखकों के नाम हो गए, सभी से कवर कराता चल रहा हूँ मैं। तो आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करते रहिए। ठीक है, आपको सिलेक्शन पक्का मिलेगा इस बार। जिसके समान कोई ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है दोस्तों, शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, अद्वितीय या फिर पराक्रमी। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है हमें, जिसके समान कोई ना हो, तो दोस्तों इसको बोलेंगे हम अद्वितीय। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22, जिसे जीता ना जा सकता हो उसे कहेंगे। इसके लिए दोस्तों एक शब्द चुनना है हमें, जिसे जीता ना जा सकता हो, उसको दोस्तों क्या कहेंगे। अभय, अजय, विजय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अजय। जिसको जीता ना जा सके उसको हम दोस्तों अजय बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, जय है ये, अजय बोलेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 23, जिसे मापा ना जा सका हो, जिसे मापा ना जा सकता हो कहलाता है। दोस्तों ये भी हमारा वाक्य है, जिसे मापा ना जा सकता हो। इसके लिए अमापीय, ऊपर, अपर, अनुपेय या फिर अपरिमेय। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जिसे मापा ना जा सकता हो, तो दोस्तों उसके लिए बोलेंगे हम अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। वृक्ष का पूछा है हमसे, वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। पिपट, पादप, तरु या प्रभात। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों वृक्ष के जो पर्यायवाची हैं हमारे कौन कौन से हैं। विपट बिल्कुल है, ठीक है दोस्तों, विपट भी है हमारा, पादप भी है, तरु भी है। ये तीनों तो हमारे वृक्ष के पर्यायवाची हो गए, इनको आप याद रखिएगा। प्रभात जो है ये हमारा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। प्रभात जो है दोस्तों ये हवा के पर्यायवाची हैं, पवन के। ठीक है दोस्तों, हवा के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। वायु, समीर, अनिल और हवा। ठीक है, प्रभात ये सभी हमारे वायु के पर्यायवाची हैं, हवा के पर्यायवाची हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25, सारंग शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है। सारंग जो शब्द है ये किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रमा, हाथी, हरी या फिर नदी। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, नदी। ठीक है दोस्तों, ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। सारंग जो होता है चंद्रमा का भी पर्यायवाची है, हाथी का भी पर्यायवाची है और दोस्तों हरी का भी पर्यायवाची है। आप लोग इनको जरूर याद कीजिएगा, तीनों के पर्यायवाची सारंग होता है। ठीक है, लेकिन नदी का नहीं है। नदी के कौन कौन से होते हैं। नदी हो गया, सरिता हो गया, वाहिनी हो गया, शैलजा हो गया, तटनी हो गया, ये नदी के पर्यायवाची होते हैं। तो हमसे पूछा सारंग शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है, तो नदी का नहीं है। ठीक है, चंद्रमा, हाथी और हरी ये तीनों के पर्यायवाची होता है सारंग। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 26, सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है। सैंधव हाथी, घोड़ा, नदी या फिर पहाड़। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, तो दोस्तों सैंधव जो होता है ये हमारा घोड़े का पर्यायवाची होता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। घोड़ा के पर्यायवाची दोस्तों एक अश्व हो गया,
बाजी हो गया, ये भी आप याद रखिएगा, बाजी है ना, हाय हो गया, और दोस्तों तुरंग हो गया, घोटक हो गया, ये घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 27, मयूख किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? मयूख जो है, मयूख, मयूख, ये किसका पर्यायवाची है? मोर का, शेरनी का, सूर्य का, या फिर चंद्रमा का? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, शेरनी का। मयूख जो होता है, मयूख, ये दोस्तों शेरनी का पर्यायवाची है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 28, निम्न में से ऊषर का विलोम क्या होगा? ऊषर, ऊषर मतलब ऊषर जमीन जो होती है ना, क्या होगा? बंजर, मरुभूमि, उपजाऊ, या फिर उर्वर? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ऊसर, ऊसर जो होती है बिल्कुल बंजर जमीन होती है, उसका उसमें फसल वसल पैदा नहीं होती। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उबर। ठीक है, उबर हो जाएगा। उबर का मतलब होता है उपजाऊ, तो ऊसर मतलब बंजर, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उर्वर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 29, सूर्योदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्य उदय, सूर्य उदय का दोस्तों संधि विच्छेद पूछा है हमसे। सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, या फिर सूर्य धन उदय? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सूर्य धन उदय। ठीक है, सूर्योदय का, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सूर्य धन उदय। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों आ और दोस्तों क्या, ऊ मिलकर के क्या हो रहा है? ए बन रहा है। ठीक है, छोटी ए याद रखिएगा। कौन कौन से? आ, धन, ऊ, दोनों मिलकर के बनना है ए। ठीक है, तो कौन सी संधि हो जाएगी इसमें दोस्तों? गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, स्वर गुण संधि हो जाएगी। और दोस्तों स्वर संधि जो होती है वो हमारी कितने प्रकार की होती है? वो दोस्तों 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, और दोस्तों अयादि संधि। ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सूर्य धन उदय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 30, और इस वीडियो को लास्ट, नरेश सो रहा था, नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? दोस्तों काल से पूछा है क्वेश्चन। नरेश सो रहा था, पूर्णभूत, अपूर्णभूत, असन्नभूत, या फिर सामान्य भूत? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नरेश सो रहा था, वाक्य में दोस्तों कैसा काल है? तो दोस्तों वाक्य में इसमें अपूर्ण भूत है। ठीक है दोस्तों, अपूर्ण भूत काल है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल कौन से होते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही है लेकिन उसकी समाप्ति का पता ना चले, वही हमारी अपूर्ण भूत होती है। अब हमें ये तो पता चल रहा है कि क्रिया हमारी भूतकाल में हो चुकी है, लेकिन समाप्त कब हो रही है ये पता नहीं चल रहा, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? अपूर्ण भूत हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मोस्ट 30 क्वेश्चंस। टेस्ट कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया कमेंट जरूर करना। सभी क्वेश्चंस के साथ हम थ्योरी भी कवर करते चल रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पूरा देखें, वीडियो को वॉच जरूर करें, प्रत्येक क्वेश्चन को नोट डाउन करें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट करा रहा हूँ मैं, यहाँ से आपको 100% कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी, बहुत अच्छे नंबर गेन करेंगे आप, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी कीजिए। साथ में आप लोगों को क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जो हमारे नए व्यूअर आ रहे हैं, नए फ्रेंड्स आ रहे हैं, नए भाई बहन आ रहे हैं, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए टेस्ट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।